Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSN College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी के कोर्स का जो पेपर 4 है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जिसका कोड CC4 है उसके अंतर्गत यूनिट 3 हम लोग यूनिट 3 का एक जो टॉपिक है वो उसको आज हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। अपने लास्ट क्लासेस में हमने यूनिट 3 के एक सब टॉपिक को पढ़ा था, वो था मूल कर्तव्य। और आज के इस क्लास में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे कि ये सिद्धांत क्या हैं, इनको कहाँ से लिया गया, संविधान में इसे कहाँ रखा गया है और इसकी विशेषता क्या है, यह किस तरह से मौलिक अधिकारों से भिन्न है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट 3 में जो 3 टॉपिक दिए गए हैं, ये तीनों टॉपिक जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, नॉट ओनली इन यूजी कोर्सेस, पीजी में भी इसको हम लोग पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें या आगे लेक्चरशिप के लिए तैयारी करें, नेट जेट वगैरह, या टीचर्स के लिए तैयारी करें, हर एग्ज़ाम में इस जो यूनिट है यूनिट 3 पेपर 4 का बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुने और जो भी जो फैक्ट्स हैं उसको आप पॉइंट आउट कर लें, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा जो 10 मार्क्स का होता है वो इससे कवर होगा। और फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस जो हैं जो इससे पूछे जाते हैं जनरली, उसका भी डिस्कशन हम लोग लास्ट में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। नीति निदेशक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ये हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें इन राज्य के नीति निदेशक तत्वों को स्थान दिया गया है और अन्य देशों के, विश्व के अन्य देशों के संविधानों में आयरलैंड के संविधान को छोड़कर अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के कोई तत्वों को समाहित नहीं किया गया है। और भारत में भारतीय जो संविधान निर्माताओं ने संविधान में केवल राज्य के संगठन की ही व्यवस्था एवं अधिकार पत्र का वर्णन नहीं किया, वरन वह दिशा भी निश्चित किया जिस पर बढ़ते हुए या जिस पर बढ़ने का प्रयत्न भविष्य में भारत राज्य करेगा। और इस तरह भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इसलिए उन्होंने नीति निदेशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर स्टेट की स्थापना संभव हो पाएगी या हो सकती है। जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं राज्य के, संविधान की मूल कृति जो थी, उस मूल कृति में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व
वह सिद्धांत हैं जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को ऊंचे आदर्श प्राप्त करने के लिए हैं। यथार्थ में संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को स्थान दिया गया है, उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए इन तत्वों का समावेश संविधान में किया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। ठीक उसी तरह से डॉक्टर M.B. पायली ने भी अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये सिद्धांत प्रजातंत्रात्मक भारत का शिलान्यास करते हैं। जब भारत सरकार इन्हें कार्य रूप में परिणत कर सकेगी तो भारत का एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि निर्माण करते समय तथा प्रशासन में इन सिद्धांतों का पालन करे। और डॉक्टर दुर्गादास बासु डी बासु ने क्या कहा है इस संबंध में, तो उन्होंने कहा है, अधिकतर या अधिकांश निर्देशों का ध्येय आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिसका संकल्प उद्देशिका जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें कहा गया है। और एक अगले और विचारक हैं सर आइवर जेनिंग्स। उन्होंने क्या कहा है कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी एक पुस्तक है, उसमें सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा है कि अधिकांश सिद्धांतों के पीछे फेबियन समाजवाद का दर्शन है, जिसमें से समाजवाद निकाल दिया गया है, क्योंकि इसमें उत्पादन और वितरण और विनिमय के साधनों के राष्ट्रीयकरण का अभाव दिखाई देता है। डॉक्टर पायली के अनुसार उन्होंने कहा है कि इन निदेशक तत्वों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिक के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है। वे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह राज्य के प्रति जो है, नागरिकों के प्रति राज्य का सकारात्मक दायित्व है। जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, उसको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक इसको संविधान में इसका जिक्र किया गया है और यह एक प्रकार के आदर्श लेख हैं, क्योंकि इसमें उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को रखा गया है जिसके माध्यम से एक सामाजिक या एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। संसार के अधिकतर लोकतंत्रीय देशों में, जैसे यूरोप में फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील ने इस प्रकार के सिद्धांतों को अपने संविधान में जगह दिया है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया की लगभग सभी देशों के संविधान में नीति निदेशक तत्वों को जगह दिया गया है। और भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान की तरह
की तरह नीति निर्देशक तत्वों को जगह दिया गया है। भारतीय संविधान के साथ साथ भारतीय महाद्वीप के देशों में जैसे वर्मा, म्यांमार आदि जो देश के संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में अपनी प्रस्तावना के सामाजिक सिद्धांतों से प्रभावित होकर इसे संविधान में जगह दिया गया है। अब हम समझते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे विद्वानों ने इसकी व्याख्या की। संविधान सभा में संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव के सुझाव पर मूल अधिकारों को 2 भागों में विभाजित किया गया था और वैसे अधिकार जो तुरंत दिए जा सकते थे उसे मूल अधिकार में घोषित किया गया और दूसरा वैसे अधिकार थे जो तुरंत नहीं दिए जा सकते थे, तो वैसे अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में किन किन बातों को जगह दिया जाए, इसके लिए तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू समिति का गठन किया गया और उनके सुझाव पर नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। BN राव ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि ये सिद्धांत संघ तथा राज्यों की सरकारों के लिए संविधानों द्वारा निश्चित निर्देश हैं कि राज्य और सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का यह अर्थ है कि संघ तथा राज्यों की विधानपालिका नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कानून निर्माण करेगी तथा शासन चलाएगी। चूँकि नीति निर्देशक सिद्धांतों में लोक कल्याण और जनहित के आदर्श निहित हैं, अतः सरकार को लोकहित और जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने होंगे। नीति निर्देशक तत्व को जो है, इसमें 3 प्रमुख कार्य हैं जो उसको देखने से पढ़ने से हमें समझ में आते हैं कि 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला यह है कि यह संघ और राज्य सरकारों को कार्य के लिए दिशा निर्देश करता है। दूसरा, केंद्र एवं विधानमंडल को कानून बनाने की दिशा में निर्देश करता है और तीसरा, इसके माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। उपरोक्त बातों से स्पष्ट है और उसको स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में यह वक्तव्य दिया था कि ये विधानपालिका तथा कार्यपालिका के लिए आदेश हैं। जो कोई सत्ता प्राप्त करे वह अपनी इच्छा से सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, बल्कि उसे नीति निर्देशक सिद्धांतों का सम्मान करना होगा और इस प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य सरकार एवं विधानमंडलों को एक नैतिक बंधन में बांधता है, जिससे कि वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। तो ये इसका अर्थ हुआ। अर्थ को जानने के बाद हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और उसके बाद हम लोग इसके नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व की जो पहली विशेषता है वह यह है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिशा निर्देश एवं पथ प्रदर्शक की तरह रास्ता दिखलाते हैं कि किस तरह से नियम कानून बनाने हैं आपको। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है
वह है कि नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति न्याय संगत नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के पूरे नहीं होने पर इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। और तीसरा है कि यह राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने का काम करता है, कोई अंतर किसी भी नागरिक में नहीं करता। चौथा, सभी को मतलब समान रूप से प्राप्त होते हैं। चौथा जो है, यह इसके माध्यम से, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। अगली जो इसकी विशेषता है कि संविधान के अनुसार यह न्याय संगत तो नहीं है, परंतु इसके पीछे जनमत की शक्ति निहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, जनमत की शक्ति निहित होती है, क्योंकि जनमत के माध्यम से जनता यह दबाव डालती है कि सरकार, राज्य और विधान पालिका उनके हितों या लोक कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे। अगली जो इसकी विशेषता है वह यह है कि यह गैर न्यायोचित है, पर कभी कभी जब संविधान अस्पष्ट नजर आता है तो न्यायपालिका नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेकर उसे स्पष्ट करने का प्रयास करती है। अतः नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण या आधारभूत सिद्धांत है, और इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो राज्य और सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। साथ ही साथ ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी स्थापना करती है। तो ये इसकी विशेषता थी। अब हम आते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित कर हम इसका अध्ययन करते हैं। और जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो भी अनुच्छेदों को बताया गया है, उन अनुच्छेदों को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। और उसमें जैसे कि जिस अनुच्छेद से समाजवादी सिद्धांत का दर्शन होता है उसको एक जगह करते हैं, और जिन अनुच्छेदों में गांधीवादी सिद्धांत नज़र आते हैं उनको एक तरफ करते हैं। और तीसरा जिनमें उदारवादी सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं उनको हम एक अलग में रखकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। और कहीं कहीं आप इसको अलग एक दूसरे विभाजन के रूप में भी देखते हैं। बहुत जगह विद्वानों ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और उसमें पहला कैटेगरी जो है उसमें उन्होंने रखा है कि लोक कल्याणकारी तथा जो समाजवादी सिद्धांत हैं की स्थापना जो करने वाले जो अनुच्छेद हैं वो। दूसरा है गांधीवादी विचार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो। और तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो। तो हम लोग जो है सबसे पहले ये जितने भी हमारे 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद हैं उनका 1 बाय 1 हम लोग अध्ययन करेंगे। और अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। पहला जो भाग है वो समाजवादी सिद्धांत वाले नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत वाले नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत वाले नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। तो फर्स्ट हम उसके बाद अब करेंगे। तो समाजवादी नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो ये जो ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों के अनुरूप अपने राज्य को स्थापित करना चाहते हैं, और भारतीय संविधान के अनुसार भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया है, ताकि एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो सके, और इसके माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जिन अनुच्छेदों को समाजवादी लक्ष्यों
लक्ष्यों को पूरा करते हुए जो अनुच्छेद दिखाई देते हैं या मिलते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो अनुच्छेद जो इसमें पहला अनुच्छेद हमें दिखाई मिलता है वो है अनुच्छेद 38, जिसको इंग्लिश में आर्टिकल 38 कहेंगे। और आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि लोगों के कल्याण को सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ साथ असमानता को कम करते हुए प्रोत्साहित करना तथा समान अवसर उपलब्ध कराना। इसमें समान अवसर सबको उपलब्ध कराने की बात की गई है। दूसरा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 39, और इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत 5-6 बातें बताई गई हैं। उसमें पहला जो बात कहा गया है उसमें कहा गया है कि सभी, मतलब ये अनुच्छेद हो गया 39 क्लॉज ए, स्मॉल ए। इसमें कहा गया है कि सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरा जो बी कहा गया है वो है समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व पर नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे कि सामूहिक हित की पूर्ति हो सके। जो भी जो सामुदायिक जो हित है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। तीसरा जो 39 क्लॉज सी है उसमें कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन एवं उत्पादन के साधनों में एक रूपता आए। पांचवा जो है 39 क्लॉज डी, इसमें स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कही गई है। और चौथा जो है इसके अंतर्गत 39 क्लॉज ई, उसमें पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का और बच्चों और सकुमार जो हैं कम अवस्था वाले बच्चे, छोटे बच्चों का दुरुपयोग ना हो, इसकी व्यवस्था करने की बात की गई है। आर्टिकल 39 क्लॉज एफ में आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में नहीं लगाया जाना चाहिए कि उनकी आयु और शक्ति के जो उनकी आयु और उनके और शक्ति के अनुकूल ना हो, और बच्चों तथा युवाओं के उनको शोषण से बचाया जा सके। ये सारी बातें जो हैं इसके अंतर्गत, इस अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कही गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है आर्टिकल 39 के अंतर्गत ही इसमें 39 क्लॉज ए जोड़ा गया है, कैपिटल ए, और उसमें अंतर्गत क्या कहा गया है। और ये अनुच्छेद जो है आपको जो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था, और कहा गया है कि समान न्याय के लिए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सुविधा, जो फ्री लीगल एड जो है वो दिया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो लोग असहाय हैं, गरीब हैं, उनके लिए भी न्याय को उनके तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था करने की का दायित्व जो है वो राज्य को होगा। अनुच्छेद 41, नेक्स्ट 41 जो है उसके अंतर्गत कहा गया है कि इसमें राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने वाले, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और जो भी असहाय लोग हैं उनकी दशा में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसमें राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें वृद्धा पेंशन वगैरह योजना है, मतलब शिक्षा की व्यवस्था करेगी, और शिक्षा के साथ साथ रोजगार की व्यवस्था करेगी ताकि लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगी ताकि उनको काम मिल सके। और उसके बाद जो असहाय हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए वृद्धा पेंशन की भी व्यवस्था करने की बात निर्देश जो है वो राज्यों को दिया गया है इसके अंतर्गत। उसके बाद आता है आर्टिकल 42। तो 42 में क्या कहा गया है? तो 42 में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशा को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, और इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसके बाद अगला जो हमारा है 43, उसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो जनता के निर्वाह के लिए उचित मजदूरी, अच्छे जीवन यापन करने के लिए उचित अवकाश जो है वो उपलब्ध कराएगा ताकि जनता जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सके।
और उसका जीवन सुखमय हो सके। मतलब इसमें आपको लीव लेने का जो अधिकार है, उचित मजदूरी पाने का अधिकार जो है, जो अच्छे जीवन के लिए आपको अवकाश जो है लेने का भी अधिकार होगा, और इन सब बातों की व्यवस्था जो है राज्य सरकार करेगी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 43 क्लॉज ए। इसमें ए जोड़कर, और इसको भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद में राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा या ऐसा प्रबंधन में कर्मचारियों की जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित करे तथा उद्योग में उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। मतलब लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करना है कि सबको वो चीज़ मिले, और दूसरा चीज़ है कि उनकी जो उद्योग में जब लोग काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा का दायित्व भी जो है वो राज्य को होगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है या कही गई है करने की। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे लोगों का पोषाहार जो है स्तर जो है और जीवन स्तर जो है ऊंचा उठ सके, तथा लोक स्वास्थ्य का लोक जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार करने की जिम्मेवारी तथा राज्य का कर्तव्य होगा कि वो इसको ठीक करने के लिए मध्याह्न भोजन, मनरेगा या ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जैसे कार्यक्रमों को लाए, जिससे कि लोगों को जो है वो अच्छी तरह से पोषाहार जो है न्यूट्रिशियस फूड मिल सके खाने के लिए, उनके हेल्थ जो है वो ठीक रहें। इसके लिए उन्हें रोज़गार मिले, काम मिले, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो सके। और 100 डेज की गारंटी योजना जो है मनरेगा वो उसको लाया गया है, और ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो है उसको भी लाने की बात की गई है, और कई राज्यों में इस पर कदम भी उठाए गए हैं। अब है कि जो अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत का जो लक्ष्य है उसको पूरा करते हैं, इसकी चर्चा मैंने अभी की। तो इन सबों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पार्ट 4 के विषय हैं, और इनके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन राज्य ने इसकी क्या अभी तक इतने सालों के बाद इसकी व्यवस्था की है, और की है तो कैसे की है, तो इसको जानते हैं हम। तो जो भी हम लोग सिद्धांत जो हम लोगों ने देखा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य ने क्या किया है कि स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन, समान काम, समान वेतन का जो है ये भी कानून बन चुका है, अधिनियम बन चुका है। दूसरा जो है सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए संपत्ति का जो अधिकार था जिसको समाप्त कर दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स में था, आज उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असमानता जो लोगों में है उसको कम किया जा सके। और इसके बाद जो स्त्रियां हैं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसूति लाभ मिल सके, और उसकी इसके लिए प्रसूति अधिनियम 1962 बनाया गया है। बच्चों और वृद्धों को सामाजिक कल्याण के लिए वृद्धा पेंशन वगैरह के लिए कानून बना है। साथ ही साथ बच्चों को जो है बाल श्रम से रोकने के लिए बाल श्रम अधिनियम जो है ये भी बनाया गया है, और इसको रोकने का प्रयास किया गया है। और ठीक उसी प्रकार लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार जो है वो बहुत सारी पोषाहार योजनाएं या स्वास्थ्य योजनाएं जो है वो चला रही हैं। और आयुष्मान भारत आप कहें, अगर प्रेजेंट में अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत जो है वो इसी को जो है फुलफिल करता है कि हर व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, और लगभग 5 लाख तक के इंश्योरेंस इसमें कराए जाते हैं लोगों के, कि उतना तक की वो गवर्नमेंट उनका इलाज में खर्च करती है। तो ये भी एक योजना उसी योजना के तहत है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावित होकर राज्य समय समय पर जो है वो विभिन्न कानून और नीतियों के माध्यम से लोगों के हित एवं कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इस पर अग्रसर है। तो ये था समाजवादी सिद्धांत पर आधारित जो अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, उसकी चर्चा। अब जो दूसरा कैटेगरी हमने देखा कि हमने कुछ गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेदों को भी इसमें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत क्या हैं? तो ये वैसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कि जो गांधीवादी जो विचारधारा थी, मतलब गांधी जी की जो विचारधारा पर आधारित है। और ये सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही गांधी जी के द्वारा
स्थापित किया गया है और उन्होंने अपने गांधीवादी सिद्धांतों के माध्यम से भावी भारत का निर्माण का जो है वो लक्ष्य जो है वो रखा था। और संविधान निर्माण के उपरांत गांधी जी की इन्हीं सिद्धांतों को पूरा करने के लिए संविधान निर्माताओं ने उनके इस सिद्धांत को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थापित किया है, और ताकि कि गांधी जी की जो विचारधारा थे, उनके लक्ष्य जो थे, उनको उनके जो योजनाएं थी उसको पूरा किया जा सके। और इस तरह से हम देखते हैं अनुच्छेद 40 जो है उसमें राज्य उसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगी एवं उन्हें आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकता है और उसको स्वायत्तता देगी, और करने के लिए कार्यों को करने के लिए स्वायत्तता करेगी। एक संगठित किया जाएगा ताकि शासन में जनमानस में की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। अनुच्छेद 43 जो है नीति निर्देशक तत्वों का, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करने की बात की गई है, और ये भी जो बात है वो गांधी जी के जो विचार थे उससे मिलते जुलते हैं। आर्टिकल 46 में कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति और आर्थिक जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए समाज जो है कमज़ोर लोगों को अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगी। 47 जो अनुच्छेद है इसमें उसमें है कहा गया है कि इसके द्वारा राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी जो स्वास्थ्य के लिए जो है वो लाभदायक हो, और नशीली जो दवाएं हैं, नशीली दवाएं, मदिरा, ड्रग्स, इन सब पर उचित प्रतिबंध लगाया जाए जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। वैसे ड्रग्स को इसमें बैन करने की बात की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 है, तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है इस अनुच्छेद में कि जो गाय का बछड़ा है या अन्य जो भी दुधारू पशु हैं, उन पशुओं के बलि पर रोक लगाने की बात की गई है, और उसकी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य जो है वो प्रयास करेगी। तो ये सारी बातें जो थी वो गांधीवादी जो सिद्धांत थे या गांधी जी के जो आदर्श थे उसका दर्शन इन अनुच्छेदों में होता है। अब देखते हैं कि इन अनुच्छेदों का इम्प्लीमेंटेशन, इन अनुच्छेदों का क्रियान्वयन राज्यों के द्वारा किस प्रकार किया गया है। तो आर्टिकल 40 जो है को क्रियान्वित करने के लिए जो 73rd अमेंडमेंट 1993 में हुआ, उसमें जो है वो ग्राम पंचायत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है के लिए कानून बनाया गया, और किस तरह से उसको भारत के हर क्षेत्र में शासन में विकेंद्रीकरण लाने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते हुए सब जगह पंचायतों को एस्टैब्लिश किया गया और इसके लिए कानून बनाया गया। नेक्स्ट जो है हमारा जो उनकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग धंधे जो हैं या छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, योजनाएं हैं, उसको स्वयं सहायता सेल्फ ग्रुप जो हैं उसको स्वयं सहायता राशि प्रोवाइड करती है, लोगों को जो है वो लोन देती है ताकि वह छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू कर सकें। कम या न्यूनतम या जीरो जो है परसेंटेज ब्याज पर जो है वो उनको लोन प्रोवाइड करती है, और इस तरह की बहुत सारी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। और उसके बाद जो अनुसूचित जाति और जनजातियों में जो सुरक्षा है उसके और उनके शैक्षणिक या आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा समय समय पर विभिन्न जो है योजनाएं हैं, उनको एडमिशन में उनका आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आर्थिक सहायता के लिए तरह तरह के स्टेफेंस फीस या स्कॉलरशिप वगैरह उनको देने की जो है प्रोविज़न जो है स्टेट और केंद्र दोनों के द्वारा टाइम टू टाइम होते रहता है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। और इसी प्रकार जो विभिन्न कानून जो है बनाकर राज्य जो है वो प्रयास करती है कि नशीली दवाएं जितनी भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं तो उनको रोका जाए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी के जो भी इनके सिद्धांत थे उनको इन अनुच्छेदों में, जो अनुच्छेद 40 है, 43 है, 46 है, 47 है, इन सब अनुच्छेदों में गांधी जी के सिद्धांतों को, विचारों को जो है वो समाहित करने का प्रयास किया गया है, और उनको समय समय पर विभिन्न कानून
एवं नीति योजना बनाकर उसको लागू करने की कोशिश जो है वो राज्य करता है। तो ये था हमारा दूसरा विभाजन, जो हमने अध्ययन की सुविधा के लिए नीति निर्देशक तत्वों को डिवाइड किया था। तीसरा जो सिद्धांत आता है वो है उदारवादी सिद्धांत। तो अब हम देखेंगे कि वैसे कौन से अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों में हैं जिनमें उदारवादी सिद्धांत की झलक मिलती है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत वैसी व्यवस्था को रखा गया जाता है जिसके द्वारा वास्तविक रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सके, और इसका मूल आधार स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के विभिन्न अनुच्छेदों में यह जो है प्रयास किया गया है कि इसको एस्टैब्लिश्ड किया जाए, जो है आपका स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी को कैसे इंश्योर किया जाए, वो इन अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना हो सके और उदारवादी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। और ये उदारवादी जो लक्ष्य हैं वो किन किन अनुच्छेदों में हमें दिखाई देती हैं। तो अनुच्छेद 44 जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 जो है उसके अंतर्गत क्या है, क्या कहा गया है, तो उसके अंतर्गत राज्य भारत के समस्त क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून जो है वो लाने का प्रयास करेगी। मतलब भारत देश में आप कहीं भी रहें वो भारत के नागरिक होंगे। और दूसरी चीज़ है कि एक समान उनके साथ व्यवहार होगा, ये नहीं कि उनको अलग अलग राज्यों में अलग व्यवहार हो। तो सिविल जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लागू करने का, उसको बनाने का, लाने का प्रयास करेगी 44 के अंतर्गत। 45 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 45 है इसके अंतर्गत यह उपबंध या व्यवस्था करेगा कि खासकर जो 14 साल के बच्चे हैं तक निःशुल्क जो है शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की बात कही गई है, और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और उसमें अनुच्छेद 21 है, 21 क्लॉज ए जोड़कर उसमें इसको शिक्षा के अधिकार को एक जो मूल अधिकारों में शामिल किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। और अनुच्छेद 48 जो है, राज्य इस तरह की व्यवस्था करेगी कि पशु चिकित्सा एवं कृषि आधुनिक तथा वैज्ञानिक विकास हो सके, इसके लिए भी राज्य बढ़ावा करेगी। और अनुच्छेद 48 ए है, उसके अंतर्गत क्या किया गया, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत देश के पर्यावरण की सुरक्षा, ये 48 क्लॉज ए जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा, और इसके अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार लाने के लिए तथा वन्य जीव या अन्य जो जीव हैं उनकी रक्षा का प्रयास करेगी। और इस तरह से अनुच्छेद 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है, तो इसके तहत कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी कि ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं कलात्मक स्थानों की सुरक्षा हो सके, इसकी भी व्यवस्था वो करेगी कि जो भी हमारे स्मारक हैं उनकी सुरक्षा हो सके, जो भी हमारे हिस्टोरिकल पैलेस हैं उनको जो है संरक्षित करने का भी जो काम है स्टेट को करना है। और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को पृथक किया जाए, अर्थात न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। इन दोनों को सरकार के जो ये 2 अंग हैं, 3 अंग हैं, और स्पेशली जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इनके कार्यों में विभाजन होना चाहिए ताकि इनमें टकराव ना हो। और जो लास्ट हमारा अनुच्छेद है 51 में क्या कहा गया है, तो इसमें 3-4 बातें कही गई हैं, और इसमें राज्य की जो शांति है और उसकी सुरक्षा की जो है उसकी अभिवृद्धि करने का प्रयास किया गया है। और कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है वो करना भी राज्य की दायित्व है। और राज्यों दूसरा जो बात कही गई है, दूसरी बात वह यह है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वह है कि संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और विधि संधियां जो भी हैं, ट्रीटीज जो होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके प्रति हमें आदर रखना है, उसको बनाए रखना है।
जो भी देश हमारे देश के साथ जो भी ट्रीटी होती है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, उसका हमें सम्मान और आदर करना है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें जो बात कही गई है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होते हैं उनको निपटाने के लिए मध्यस्थता जैसे जो सिद्धांत जो हैं उसको भी बढ़ावा देने का प्रयास स्टेट करेगी। तो ये थे आपके उदारवादी अनुच्छेद, जिसमें उदारवादी सिद्धांतों की झलक मिलती है। अब है कि इन उदारवादी विचारों को किस तरह से राज्यों ने इम्प्लीमेंट किया है, क्रियान्वयन किया होता है इसका या किया गया है, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो उदारवादी सिद्धांतों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और कई ऐसे कानून नीति बनाए गए हैं जो कि उदारवादी सिद्धांतों को स्थापित करते हैं और उनको बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसमें है कि एक समान नागरिक संहिता जो है तो नहीं बना है, लेकिन परंतु राज्य के द्वारा हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि विभिन्न संप्रदायों के लिए एक प्रकार की नीति और नियम बनाए जाएं। और आने वाले दिनों में आई होप कि वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत स्थापित करते हुए उसको लागू करते हुए राज्यों के द्वारा 2002 में जो है वो संशोधन हुआ और उसके अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करते हुए इसको अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। और वहीं अब मौलिक कर्तव्यों में भी एक वृद्धि की गई और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वो नैतिक उसका कर्तव्य है व्यक्ति का कि पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल की जो निःशुल्क शिक्षा है उसकी व्यवस्था करे, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है उसको दे। और इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर भारत में कृषि विकास के लिए राज्य एवं सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं और नीतियों के माध्यम से कृषि क्षेत्रों में तकनीकों में के लिए प्रयास किए गए हैं और करती रहती हैं। साथ ही साथ जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी विभिन्न पशु चिकित्सालयों की भी स्थापना की गई है और इसको भी एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से इसको किया जा सकेगा। और जो पर्यावरण है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एवं उसके संरक्षण के लिए जो है या वन्य जीव के संरक्षण के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं और इन नीतियों को लागू किया गया है ताकि वन्य जीव जो हैं उन एवं पर्यावरण जो हमारा है, जल जीव, जमीन, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको किस तरह से बचाया जाए और वनों की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि उनमें रहने वाले जो जीव हैं उनकी रक्षा की जा सके, उनका संवर्धन किया जा सके। और इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनके लिए जो है वो उसके रखरखाव के लिए भी जो है वो काम किए जा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए हमारा जो देश है वो शुरू से ही प्रयासरत रहा है और हमारी जो विदेश नीति में जो आधारभूत जो हमारा सिद्धांत है, तत्व है, जो शांति और सुरक्षा को उसको स्थान दिया गया है और इसको स्थापित करने के लिए पंडित नेहरू के द्वारा पंचशील का जो सिद्धांत है उसको भी स्थापित किया गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उदारवादी जो सिद्धांत हैं उनको विभिन्न नीतियों, कानूनों, अधिनियमों के माध्यम से राज्य द्वारा समय समय पर इसको स्थापित करने का प्रयास किया जाता रहा है और किया जा रहा है। तो ये थे हमारे जो जितने भी हमारे मौलिक जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनकी चर्चा हमने की। अब हम देखते हैं कि जो कुछ और भी मौलिक अधिकार हैं उनको कैसे इसको लागू हुआ है, इसमें अन्य भागों में भी संशोधन करके जो संविधान में कुछ और भी अनुच्छेद हैं जिसमें भी हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की झलक मिलती है, जैसे कि अनुच्छेद 350 क्लॉज ए है और उसके बाद 351 है, उसके बाद 335 है। तो इन सभी अनुच्छेदों में भी हमारे नीति निदेशक तत्वों की झलक मिलती है और इसमें अल्पसंख्यक बच्चों
को प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, उनकी मातृभाषा उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया गया है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अलग से उसको राज्य भाषा बनाया गया है। हिंदी जो राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया है और समय समय पर बहुत सारी योजनाएं और नीतियों को भी बढ़ावा दिया गया है। और अनुच्छेद जो 35 है 335 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा उनके पदोन्नति में उनके प्रमोशन के लिए आरक्षण की सुविधा भी दी गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने का प्रयास जो है वो नित्य प्रतिदिन जो है वो स्टेट करती रहती है। और पूरी तरह से तो अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जो है कुछ हद तक उनको लागू किया जा चुका है। अब आते हैं हम जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनकी आलोचना को देखते हैं। तो इसकी आलोचना जो है वो बहुत सारे आधार पे की गई है और इसमें जो पहली आलोचना है कि नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा काफ़ी ऊंचे आदर्श रखे गए हैं, परंतु इसका क्रियान्वयन का पक्ष पूरी तरह से कमज़ोर है और अधूरा है। तो इसकी आलोचना क्योंकि इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये राज्य पर निर्भर है कि वो कब इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जिस तरह से हम फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट में चले जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत रिटों के माध्यम से, लेकिन यहाँ वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय का जो है संरक्षण भी प्राप्त नहीं है, जैसे कि मौलिक अधिकारों को है। और यह नैतिक स्वरूप वाला तत्व है, परंतु बाध्यकारी नहीं है। यही कारण है कि राज्य द्वारा इसका घोर उल्लंघन भी किया जाता है। और ये गांधीवादी, उदारवादी तथा समाजवादी सिद्धांतों का सिर्फ एक स्वप्न है, अभी इसको पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है, विद्वानों का, आलोचकों का यह कहना है। और इसमें कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिसका क्रियान्वयन कभी संभव नहीं हो सकता है, जैसे कि नागरिक संहिता कानून। जैसे भारत विविधताओं का देश है, तो यहाँ थोड़ा ये कोड कंडक्ट बनाना जो है वो मुश्किल है, लेकिन हमारा देश प्रयासरत है और हम आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि इस पर भी हम लोग ऐसे भी इसके लिए भी कानून बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी उपयोगिता क्या है, उनका महत्व क्या है। तो पहली जो इसकी उपयोगिता है कि यह राज्य को निरंकुश होने से रोकता है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व एक नैतिक बंधन होता है, इसलिए राज्य को निरंकुश होने से यह रोकता है। अगली जो इसकी महत्व है, इसका अगला महत्व है यह है कि यह राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट जो है, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति की प्राप्ति संभव जो है हो सकती है। और जो लास्ट इसकी महत्व है वो है कि नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, परंतु कभी कभी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से न्यायपालिका जो है वो संवैधानिक प्रावधानों का आधारभूत जो है लक्ष्यों की नीति निर्देशक तत्वों को माध्यम से मतलब स्पष्ट करने का कार्य न्यायपालिका इन्हीं तत्वों के माध्यम से स्पष्ट करने में वो इसका हेल्प लेती है। तो ये इसकी उपयोगिता है, ये इसका महत्व है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि नीति निर्देशक तत्वों का में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो है कि ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा, इसको कहाँ शामिल किया गया है, पार्ट 4 में कितने अनुच्छेद में, 36 to 51 अनुच्छेद में किया गया है। सप्रभु जो किस समिति के इसके कमिटी के रिकमेंडेशन से हुआ है, तो सप्रभु जो समिति थी उसके रिकमेंडेशन से ये हुआ है। और इसमें 3 सिद्धांतों की झलक मिलती है, वो तो आप देख ही रहे हैं, उदारवादी, समाजवादी और इसके जो गांधीवादी सिद्धांत हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो आ सकता है या क्वेश्चन बनता है वो है कि नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करते हुए मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट करें, ये भी आता है सबसे पहले क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में कौन से नीति निर्देशक तत्व उदारवादी हैं, लक्षणों को स्पष्ट करते हैं, तो वो अनुच्छेद करके ये 3 क्वेश्चन आ सकता है, उदारवादी, समाजवादी और इसके आधार पे। और एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें करते हुए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है उसको
स्पष्ट करें। तो ये है मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं, और इस तरह से जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। और इसमें हमने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अर्थ को समझा, इसकी विशेषताओं को देखा, नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं उनको पढ़ा, और उसमें जो तीन इसको अलग अलग भागों में बांटकर हमने अध्ययन किया, समाजवादी सिद्धांत के आधार पे, गांधीवादी सिद्धांत के आधार पे, और जो उदारवादी सिद्धांत के आधार पे जो 36 से लेके 51 अनुच्छेद हैं उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसको हमने कहा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में। आपके जनरल यूजी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये आपको आते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया ताकि आपको उसको उस तरह से अध्ययन भी आप इजीली उसको याद भी कर लेंगे और इसको पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से अनुच्छेद इसमें आते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो 70 जो थर्ड अमेंडमेंट हुआ था, जो 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो उसमें इसमें बहुत सारी चीज़ को, जैसे पर्यावरण का अधिकार, ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो या शिक्षा का अधिकार को किस फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, तो ये सब कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको ध्यान रखें और उसको पॉइंट आउट कर लें। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी मेरे लेक्चर्स हों वो आपको आसानी से मिल सके और आप उसको अच्छे से पढ़ सके। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।